लेकिन स्क्रीन आपको मेरे को लगता है दिखाई नहीं दे रही या शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? ओके ओके ओके। देखिए परिचय आपने देख लिया। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करती है और उन्हें प्रोसेस करने के बाद में हमारे को रिजल्ट देती है, यानी कि परिणाम देती है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गिनती करना या हिसाब लगाना। अब जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कुछ वैज्ञानिकों ने टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे को दी है। तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए भी कौन सी वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की क्या परिभाषा दी है। तो देखिए चार्ल्स बेबेज के अनुसार कंप्यूटर क्या था। चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर की परिभाषा दी है उसको हम देखते हैं। चार्ल्स बेबेज कहते हैं कि कंप्यूटर जो होता है एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो भी किसी गणना या डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को स्वयं कर सकता है। और ये चार्ल्स बेबेज थे कौन? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के जनक। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके आधार पर आज का जो हमारा कंप्यूटर है वो काम करता है। और चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका जो आकार था एक कमरे जितना बड़ा आकार था। ये कोई कंप्यूटर नहीं था, एक कैलकुलेशन की मशीन थी। और इसमें केवल जो आज आप कैलकुलेटर पे काम करते हो ना, प्लस माइनस का ही काम इस पर किया जाता था। इतनी बड़ी गणनाएं जो आप अभी कर लेते हो सेकंडों के अंदर, वो काम इसमें नहीं होता था। केवल प्लस माइनस का काम इसमें किया जाता था। और इसको चलाने के लिए एक अकेला व्यक्ति इसको नहीं चला सकता था। बहुत अधिक लाइट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये यांत्रिक मशीन थी, यांत्रिक उपकरण था, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था। ओके, तो इसी के आधार पर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी, जो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था जिसको कंप्यूटर का बेस माना जाता है, वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाई गई मशीन थी। और चार्ल्स बेबेज ने कब बनाई थी? 1822 के अंदर बनाई थी इस मशीन को। और इस मशीन को क्या नाम दिया गया था? इस मशीन को कहा गया था एनालिटिकल इंजन। क्लियर? दूसरी परिभाषा देखते हैं एलन ट्यूरिंग की। अब एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर की क्या परिभाषा दी है? और एलन ट्यूरिंग कौन थे? एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और एआई के क्षेत्र में अग्रदूत इन्हें माना जाता है। और इन्होंने क्या परिभाषा दी है? कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है। ये क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है जो किसी भी अन्य मशीन का अनुकरण करने में सक्षम है। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किसी दूसरी मशीन को चला सकती है। आज आपने एक प्रिंटर चलाना है, आज देखो आपको पता है कितने सारे जो हार्डवेयर हैं, कितनी सारी मशीनें हैं जो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा उनको चलाया जाता है। तो एलन ट्यूरिंग कहते हैं कंप्यूटर एक ऐसी यूनिवर्सल मशीन है जो किसी भी अन्य मशीन का अनुकरण करने में सक्षम है। चलिए अब देखिए कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म। वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है नहीं, लेकिन एक कंप्यूटर की इसके कार्य के आधार पर एक फुल फॉर्म बनाई गई है। वो क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, सी से माना गया है कॉमन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओ से माना गया है ऑपरेटिंग, एन से माना गया है मशीन, पी से माना गया है पार्टिकुलर, यू से माना गया है यूज फॉर, टी से माना गया है ट्रेडिंग, ई से माना गया है एजुकेशन और रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी कॉमन मशीन है जो ट्रेडिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में हर जगह यूज होती है। यूं कहें कि एक ऐसी कॉमन मशीन जो हर क्षेत्र में यूज की जाती है, उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, और एक कंप्यूटर अगर आपके घर में एलसीडी रखी है तो वो कंप्यूटर नहीं है। एक कंप्यूटर चार चीजों से मिलकर बनता है। एक कंप्यूटर में चार चीजें होना जरूरी है। एक हमारी स्क्रीन,
एक हमारा CPU, एक हमारा कीबोर्ड और एक हमारा माउस। जब ये चारों चीजें इकट्ठी होकर काम करती हैं तब वो बनता है कंप्यूटर। अगर आपके पास केवल LCD है तो वो LCD है, ना कि कंप्यूटर है। अगर हमारे घर में CPU रखा है तो वो CPU है, ना कि कंप्यूटर है। अगर कीबोर्ड है तो वो कीबोर्ड है, ना कि कंप्यूटर है। लेकिन जब ये चारों चीजें इकट्ठी होकर एक ग्रुप के अंदर काम करती हैं तो वो कंप्यूटर बन जाता है। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है? एक कई हार्डवेयर का कलेक्शन है। एक अकेली मशीन कंप्यूटर नहीं हो सकती। जब कई डिवाइस, कई हार्डवेयर मिलकर काम करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर का नाम देते हैं। जिस प्रकार एक अकेले बच्चे को हम क्लास नहीं बोल सकते, लेकिन 15-20 बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्लास बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो ग्रुप बन गया बच्चों का। उसी तरीके से जब ये हार्डवेयर एक ग्रुप में काम करते हैं कॉम्बिनेशन बना के आपस में, तो उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। और लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर जोड़ लेते हैं या हटा लेते हैं। अगर आपको, अब ये चार तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आपने प्रिंटर लगा लिया। अगर आपने म्यूजिक सुनना है तो आपने स्पीकर लगा लिए। अगर आपने पिक्चर क्लिक करनी है तो आपने कैमरा लगा लिया। तो ये हार्डवेयर होते हैं जो लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर के साथ जोड़ते रहते हैं। चलिए देखिए, आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री की। कंप्यूटर का परिचय आपको समझ में आया? कंप्यूटर का परिचय समझ में आ गया? यस। और किसी को कोई दिक्कत? मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की परिभाषा बताई है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन बता दी, कंप्यूटर की परिभाषा बता दी, और कंप्यूटर का पूरा नाम मैंने आपको बताया है। तीन चीजें क्लियर हुई? कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की डेफिनेशन दो बताई है, एलन ट्यूरिंग की और चार्ल्स बेबेज की, और मैंने आपको बताया कंप्यूटर का पूरा नाम। क्लियर हुआ टॉपिक? दूसरा टॉपिक हम देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री का मतलब है कंप्यूटर का आरंभ कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, और आज जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते कंप्यूटर किन किन स्टेज से गुजरा है, किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, वो सारा हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, देखिए बीच बीच में आपके मैसेज भी चेक करता हूँ। देखिए, मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर मशीनों का आविष्कार करता है। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ओके, क्यों? जब भी हमारे को किसी काम को पूरा करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। आज आप देखते हो कितनी मशीनें बन चुकी है और बनती भी जा रही है जरूरत के हिसाब से। खेतों में काम करने वाले कितने नए नए यंत्र, मशीनरी आ रही है, तो जरूरत महसूस हुई और उसी के अकॉर्डिंग फिर आविष्कार भी हो रहा है। तो क्या है, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मनुष्य ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक यंत्रों का आविष्कार किया है और इन्हीं में से एक कंप्यूटर भी है। आज जिस आधुनिक कंप्यूटर को हम जानते हैं वो इन्हीं आविष्कार की ही एक जननी है। एक पूरी जननी में गुजरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी, वो पहला कंप्यूटर, आज जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो ऐसा नहीं था। निरंतर विकास होता गया। तो किन किन युगों से कंप्यूटर गुजरा है, तो आइए जानते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का आविष्कार जो माना जाता है अबेक्स नाम के यंत्र से माना जाता है। अबेक्स एक, आप आज भी आपने देखा होगा, जो मनकों वाला एक यंत्र होता है जिसमें एक चोरस पूरा फ्रेम बना होता है और उसमें कैलकुलेशन के लिए आज भी कई जगह, ज्यादातर चीन के अंदर ये यूज किया जाता है, मनकों वाला। इसमें मनके लगे होते हैं, इसको नाम दिया गया है अबेक्स। इसी गणना करने वाली मशीन से ही कंप्यूटर की परिकल्पना की गई थी, कंप्यूटर का आविष्कार शुरू हुआ था। प्रारंभिक यंत्र बात कर लेते हैं इसकी।
नाम है अबेक्स। सबसे पहला गणना करने वाली जो पहली मशीन बनाई गई थी, आप जीके की भी आपकी तैयारी हो रही है, उसका नाम क्या है? अबेक्स। आविष्कार कहाँ हुआ था इसका? इसका आविष्कार हुआ था चीन के अंदर 3000 बीसी पूर्व। क्या विशेषता है इसमें? यह पहला गणना करने वाला यंत्र है जो मैनुअली चलता था। मैनुअली का मतलब हम खुद से चलाते थे इसको, ऑटोमेटिक काम नहीं था। आज के कंप्यूटर तो बहुत ऑटोमेटिक चलते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो यह एक गणना करने का प्राचीन उपकरण है जिसकी उपयोग गणितीय गणनाओं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग करने के लिए किया जाता था। इसमें क्या होते थे? मोती लगे होते थे। ये देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, कुछ फ्रेम के अंदर रोड लगी हुई है, छड़ लगी हुई है और उनमें मोती लगे हुए हैं ना। और इन मोतियों को आगे पीछे करके ही कैलकुलेशन का काम किया जाता था, गणना का काम किया जाता था। दूसरा यंत्र अबेक्स के बाद में दूसरा जो यंत्र आया 1617 के अंदर, जिसका नाम था नेपियर बोन। और अबेक्स के अंदर थोड़ा सुधार किया गया और जॉन नेपियर ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसको नाम दिया गया नेपियर बोन। बोन, बोन का मतलब ये देखिए, यहाँ पर ये आपको बोन की तरह ही दिखाई दे रही है ना। स्ट्रक्चर देखिए इसका बोन की तरह ही आपको दिखाई दे रहा है, हड्डियों की तरह। ओके, तो जॉन नेपियर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी 1617 के अंदर, जिसमें थोड़ा एडवांस लेवल का काम भी किया जाने लगा। जो हमारा अबेक्स था उसमें कुछ जो काम नहीं किया जाता था, जो काम अबेक्स नहीं कर सकता था, वो काम अब नेपियर बोन कर सकती थी। नेपियर बोन एक गणितीय उपकरण था जिसे स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 में बनाया था। इसका उपयोग गुणा भाग वर्गमूल घनमूल जैसी गणनाओं को करने में किया जाता था। घनमूल वर्गमूल ये काम नेपियर बोन ही कर सकता था, अबेक्स ये काम नहीं कर सकता था। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये नेपियर बोन की इमेज है। इसके बाद में थोड़ा और सुधार हुआ, फिर एक यंत्र और बनाया गया जिसको नाम दिया गया पास्कल लाइन। आप इनको नोट करते जाइए। पहले अबेक्स आया, उसके बाद में नेपियर बोन, उसके बाद में पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को किसने बनाया था? या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सीधा। ब्लेस पास्कल ने कब बनाया था? 1642 ईस्वी में बनाया था। और अब ये देखिए, ये कोई पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। देखिए आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें घड़ियों की सुइयां सी आपको दिखाई दे रही है ना, व्हील लगे हुए हैं। ये व्हील आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक व्हील के सामने आपको नंबरिंग भी दिखाई दे रही है। पास्कल लाइन एक यांत्रिक कैलकुलेटर है जिसे फ्रांसीसी गणितज्ञ और वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने 1642 में विकसित किया था। और ये जो पास्कल लाइन था, यह दुनिया की पहली सफल यांत्रिक गणना मशीनों में से एक मानी जाती है। देखिए, अब जब ये मशीनें बनाई जा रही थी उस दौरान बहुत सारी मशीनें बनाई गई थी, जैसे आजकल भी बहुत सारे यंत्र बनाए जाते हैं, है ना। ये नहीं है कि 1640 में जब ये पास्कल लाइन यंत्र बनाया गया था उस टाइम कोई और यंत्र का आविष्कार ही नहीं हुआ। उससे पहले आगे पीछे और भी यंत्र बनाए जाते रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हम केवल उन्हीं मशीनों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो क्या हुई, सफल हुई और जो बहुत ज्यादा प्रचलन के अंदर आई। इसके बाद में नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन। 1822 में मैंने आपको बोला था चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई थी। चार्ल्स बेबेज ने काम शुरू किया था 1822 में, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम चलता गया। ये हमारी वही आ गई जिसे बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, एनालिटिकल इंजन। ये देखिए, ये आपके सामने फोटो जो दिखाई दे रही है, पूरा एक इंजन है ये। और चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। और आज का जो हमारा कंप्यूटर है इसी मशीन के आधार पर काम करता है। और यह क्या था? पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद में फिर सुधार हुआ, कंप्यूटर को जनरेशन में आगे हमने बांट दिया, और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यानी कि पीढ़ियां। अब हम पीढ़ियों की बात करेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन किस आधार पर मानी जाती है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है, 1940 में इसका आरंभ होता है। ये मैनुअल था या ऑटोमेटिक? देखिए ये प्रोग्रामेबल था, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, कोडिंग करनी पड़ती थी, फिर चलाया जाता था। मैनुअल ही चलते थे, ये पहले वाले कंप्यूटर मैनुअल ही चलते थे, ऑटोमेटिक नहीं थे। हाँ, मैनुअल ही चलाए जाते थे। ओके, मैनुअल का मतलब होता है कि खुद से हमारे को इसमें काम करना पड़ता था। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करते हैं, हमारे को कमांड देनी है, जस्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, अपने आप काम करता रहता है। देखिए पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 1940 से लेकर 1956 तक। पहली पीढ़ी का आरंभ होता है 1940 में और कहां तक चलती है? 1956 तक चलती है। यह वह समय था जब कंप्यूटर तकनीक का प्रारंभिक विकास शुरू हुआ था। उस दौर में कंप्यूटर को आम लोगों के लिए नहीं बल्कि विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। जब 1940 का दौर था तो कंप्यूटर आम आदमी या पर्सनल यूज के लिए नहीं था। उस टाइम कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए कंप्यूटर को नहीं खरीद सकता था। इनका यूज वैज्ञानिक प्रयोगों, गणनाओं और सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे युद्ध के समय में दुश्मन के कोड को तोड़ने, रॉकेट की दिशा को निर्धारित करने और परमाणु परीक्षणों में गणना करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। उस टाइम कोई आम व्यक्ति इनका यूज नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल था। तो पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक मानी जाती है। पहली पीढ़ी में क्या क्या विशेषताएं थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। पहली विशेषता, इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था। ओके, 10 मिनट का टाइम रह गया। पीढ़ियां फर्स्ट पीढ़ी करेंगे आज, बाकी कल करेंगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का आकार कितना बड़ा था? देखिए आपके सामने एक पूरी मशीन दिखाई दे रही है, ये एक पूरी हाल के अंदर फिट की गई है। देखिए ये पहली मशीन है, पहला कंप्यूटर जिनका यूज केवल सेना के कार्य के लिए किया जाता था या बहुत बड़े काम को करने के लिए किया जाता था, किसी पर्सनल काम को करने के लिए नहीं किया जाता था। आकार क्या था? इनका आकार बहुत बड़ा था। ये इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा इनको चाहिए होता था। और इनके मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब, वायरिंग सिस्टम, स्विच और कूलिंग सिस्टम बहुत जगह घेरते थे। ये मान के चलिए कि जो आज आपका मदरबोर्ड है ना, पहले वो मदरबोर्ड सीधा का सीधा फिट किया जाता था, वो तो अभी एक बोर्ड के ऊपर सेट हो गया। वरना बिना बोर्ड, अगर आप देखिए, अगर आपका वही मदरबोर्ड बिना बोर्ड की वायरिंग के थ्रू बनाया जाए तो कितना बड़ा बन जाएगा। अभी तो बाल जैसी उसमें वायरिंग की जाती है, अपने सिर के जो बाल होते हैं उससे भी पतली वायरिंग उसमें होती है। लेकिन वही काम अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारों के माध्यम से किया जाए तो एक मदरबोर्ड कितनी जगह लेगा, एक पूरी बिल्डिंग का रूप ले लेगा वो। मुख्य बिंदु, एक कंप्यूटर का आकार लगभग 30 से 50 फीट लंबा और 10 फीट तक ऊंचा था। वजन टनों में होता था और इनको ठंडा रखने के लिए एसी सिस्टम और भारी मशीनरी की जरूरत होती थी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती थी। आपने पुराने जो टीवी देखे होंगे उनमें जो ट्यूब होती थी वो कितनी गर्मी पैदा करती थी, और ये इतनी जगह घेरते थे कि इनको चलाने के लिए एक से ज्यादा ऑपरेटर चाहिए होते थे। कोई एक अकेला व्यक्ति इनको कंट्रोल नहीं कर सकता था, इनको नहीं चला सकता था। ये पहली विशेषता कि इनका आकार बड़ा था। दूसरी विशेषता कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था।
आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो नई स्लाइड आपके सामने आ रही है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आप अपने नोट्स बना पाओ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इस तरह की ट्यूब होती है, ये आपने देखी होगी, इनको वैक्यूम ट्यूब, या पुराने जो टीवी ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे इनमें भी आपने ये देखी होगी। तीसरा पॉइंट, मेमोरी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो मेमोरी यूज की जाती थी, चुंबकीय ड्रम यूज किए जाते थे। आजकल जैसे हार्ड डिस्क चलती है, पेन ड्राइव चलती है, मेमोरी कार्ड चलता है, लेकिन उस टाइम मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। रैम और रोम जैसी कोई मेमोरी नहीं होती थी। तो मेमोरी, ये इसकी तीसरी विशेषता की मेमोरी के लिए क्या यूज किया गया? मैग्नेटिक ड्रम यूज किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। चौथा, प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी यूज की गई थी? मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए, या कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीनी लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था। जिनको मशीनी लैंग्वेज का नॉलेज था, केवल वही व्यक्ति कंप्यूटर में काम कर सकता था, दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता था। आजकल तो आपके सामने ग्राफिक दिखाई देते हैं, क्लिक करते हो चल जाता है, लेकिन उस टाइम कोडिंग के माध्यम से ही कंप्यूटर को चलाया जाता था। मशीनी लैंग्वेज यानी कि जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, आज भी कंप्यूटर का आधार बाइनरी लैंग्वेज ही है। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें केवल दो ही अल्फाबेट हैं, 0 और 1। 0 और 1, जिस प्रकार इंग्लिश के अंदर 26 अक्षर होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर केवल दो ही अक्षर है, फिर भी चलाना मुश्किल है। एक सेकंड मेरे पास, ओके 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 ओके, चलने दो सर, कंटिन्यू। अपना नाम लिख के रखा करो ताकि मेरे को पता लगे भी मैसेज जिसने भी किया है उसका नाम क्या है। कल से जो भी आओ अपने नाम सही रखा करो ताकि पता चलता रहे, मैं पहचान पाऊँ कि किससे बात हो रही है मेरी। ठीक है, ओके। प्रोग्रामिंग भाषा समझ में आई। चलिए आगे कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। गति और आकार की अगर बात करें, गति और आकार की अगर बात की जाए तो इन कंप्यूटरों की जो गति थी, काम करने की स्पीड जिसको हम बोलते हैं, बहुत धीमी थी। हजारों निर्देश प्रति सेकंड ही देती। आज तो लाखों करोड़ों निर्देश प्रति सेकंड कंप्यूटर दे देता है, लेकिन उस टाइम बहुत स्लो थे और आकार में बहुत बड़े थे। आकार तो बड़ा था लेकिन दिमाग स्लो था। वही बात है, जनरेशन की बात ही करती है ये। आजकल के जो बच्चे होते हैं आकार में छोटे होते हैं लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। उसी तरीके से पुराने जो कंप्यूटर थे वो आकार में तो बहुत बड़े थे लेकिन दिमाग उनका बहुत स्लो चलता था। और आज उल्टा हो गया, अब कंप्यूटर का आकार बिल्कुल छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि हम एक पॉकेट के अंदर इसको रख रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग दिमाग उसका बहुत तेज है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जल्दी खराब हो जाती थी जिसे कंप्यूटर अक्सर क्रैश हो जाते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब पर चलते थे। वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्मी पैदा करती थी और उस गर्मी की वजह से कंप्यूटरों में खराबी आ जाती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब गर्म होने की वजह से वायरिंग में प्रॉब्लम आती थी और कई बार तो वैक्यूम ट्यूब भी जल जाती थी, तो कंप्यूटर ज़्यादा हीट हो जाते थे। हीट होने की वजह से वो जो रिजल्ट देते थे वो सही नहीं होता था, या बीच में कंप्यूटर कई बार अक्सर बंद हो जाते थे, क्रैश हो जाते थे। तो कई बार तो जो हमने प्रोग्राम दिया है वो पूरा होगा या नहीं होगा इसका भी कोई पता नहीं होता था। ऊर्जा की खपत, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि किस पर आधारित थे? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। तो हमारी जो पहली क्लास होने वाली है 1-2 दिन की, वो थ्योरेटिकली चलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि क्या हमारे को थ्योरी करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं दे रहे। देखिए, पहले थ्योरी होगी फिर ही प्रैक्टिकल होगा, पहले बताया जाता है फिर आपसे करवाया जाता है, या सीधा मैं आपको बोलूँ ये करो, ऐसा नहीं होगा। पहले हम आपका बेस तैयार करेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि हमारी ये ओनली क्या समझा रही है हमारे को समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिकल क्लासें भी चलेगी। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, मेरे को लगता है 5-4 मिनट का टाइम ही रह गया। चलो 3 मिनट का अपने पास टाइम रहता है,
तो ये मैंने आपको पहली पीढ़ी के बारे में बताया। कल से हम दूसरी पीढ़ी के बारे में जानेंगे। कल जनरेशन पूरी कर लेंगे और हो सकता है कि कल से हम अपना जो प्रैक्टिकल का काम है वो स्टार्ट कर दें कल, नहीं तो परसों से अपनी प्रैक्टिकल की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी साथ के साथ। ओके, अभी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज, बताइए। शाबाश, रिव्यू दीजिए। क्लास को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कैसा लग रहा है? बोल के ही बताना है आपने, चैट बॉक्स में अभी बोल सकती हो क्योंकि अभी क्लास। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आ रही है, बोलिए आप। स्टार्टिंग से नहीं लगे अभी ना, ये अभी लगे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग से नहीं लगे क्या? हाँ अभी ना, जो वीडियो पड़ेगी ना वो वीडियो बाद में देख लेंगे जो आपने करवाई है लाइव में। कोई बात ना, हाँ वीडियो देख लेना, या तो फिर या आप एक काम करना, इसकी हो सकता है मैं अभी आपको क्लास ये मिल ही जाए, लिंक भेज दूंगा। और दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू आओगे तो आपको समझ में आएगा। 7 बजे का टाइम है, 7 बजे अपने काम छोड़ के 40 मिनट की क्लास रहती है, ज्यादा नहीं रहती, तो 40 मिनट ये आप निकालिएगा डेली, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, पहले दिन की क्लास में। हाँ, सोमवार से शुक्रवार। सोमवार शुक्रवार 5 दिन। हाँ, 5 दिन। कई बार टाइम नहीं लगेगा तो आप लिंक भेज दिया करो। जरूर जरूर, बाकी लाइव में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइव में जो आपको मिलेगा वो लाइव उस क्लास में मजा नहीं आने वाला, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी होता है। ओके, सी यू सून। सी यू सून, कल मिलेंगे। टाइम निकाल के लगाते हैं सर लाइव। ओके ओके ओके।